हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 2 करेंगे सेम चैप्टर का जो हमने कल डिस्कस किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज कोशिश करेंगे कि जो इसका सेकंड टॉपिक है हमारा उसको हम समझेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। इस बार मैंने सारे पॉइंट्स पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि पिछली बार लिखा तो मुझे ऐसे लगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और अभी आप लोगों को तैयारी करनी है, तो वीडियोस थोड़े कम देर के होंगे तो और ज़्यादा आप ग्रैस्प कर पाओगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अच्छा, आप लोग क्लास 9th में पहले ही ये चीज़ पढ़ के आए हुए हो कि किस तरीके से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे के पूरे यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, ड्यूक मैटरनिच हैं स्कॉलर जिन्होंने एक स्टेटमेंट भी कही थी, जैसे अभी अभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो बस आप ध्यान रखें कि इफ़ फ्रांस स्नीजेस द कंप्लीट यूरोप विल कैच द कोल्ड। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे के पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाएगा। तो इसलिए फ्रांस में कभी भी कोई एक्टिविटी होती थी तो वो एक्टिविटी दूसरे कंट्रीज़ में भी यूरोप के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती थी। तो हम ज़रा बात करते हैं 1789 की। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। बास्टिल प्रिजन को जब उन्होंने स्टॉर्म किया था 14 जुलाई को, तो उसके बाद रेवोल्यूशन क्रांति आ गई थी फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए थे, कुछ प्रैक्टिसेस लागू की थी कि देश के अंदर अब से ऐसा हुआ करेगा। याद होगा आपको कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मोनार्की को हटा देंगे या फिर जो मोनार्की है हमारी उसकी पावर को हम लिमिट कर देंगे। तो इनमें इन्होंने कुछ मेजर लिया, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है ला पात्रे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला पात्रे? इट इज़ फादरलैंड। जैसे हम लोग अपनी भारत की जन्मभूमि को, हम भारत भूमि को मातृभूमि कहते हैं, उसी तरीके से इन्होंने इसको बोला फादरलैंड, की जो फ्रांस है वो एक फादरलैंड होगी, पितृभूमि। उसके बाद ला सितोयन, इट्स मीनिंग इज सिटीजन्स। ये बात कर रहा है कि सिटीजन्स, अब देश में जितने भी लोग होंगे जो यहाँ पे रहते हैं फ्रांस के अंदर, उन सबको हम सिटीजन्स के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि अगर देश के अंदर सभी नागरिक एक जैसे होंगे तो एक तरीके का कानून होगा और वो कानून सभी लोगों के ऊपर एम्फोसाइज करेगा। जैसे वो कानून के बेसिक पे वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर था टैक्सेस। टैक्सेस जो थे इन्होंने, आप ऐसे मानिए कि रिड्यूस कर दिए या फिर ना के बराबर कर दिए। जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, कस्टम ड्यूटीज़ थी, वो हटा दी ताकि लोग अच्छे से ट्रेड एक्टिविटीज़ कर सकें और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो सके। फ्लैग इंट्रोड्यूस करा, ट्राई कलर फ्लैग, ताकि जो देश है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाँ, हम अपने देश का फ्लैग दिखा के बता दें कि हम फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एस्टेट जनरल आपको याद होगा, जिसके अंदर ऑल 3 हमारे लोग थे, तीनों स्टेट के लोग हुआ करते थे। तो एस्टेट जनरल आप जानते होंगे ना कि जब वो लास्ट में जो मीटिंग ली थी लुई 16 ने, तो उसके बाद जब लोग पार्लियामेंट से बाहर निकल के टेनिस कोर्ट में आ गए थे, व्हेन पीपल वर सेइंग दैट वी वांट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम दे चेंज देमसेल्फ फ्रॉम एस्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली। अच्छा, फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच बना दी गई कि फ्रेंच विल बी द कॉमन लैंग्वेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिफॉर्म लॉज वर फ्रेम्ड अंडर विच and a kind of administrative system, a common system was being followed, under which one more point I just want to tell you कि जो वेट्स और मेजर्स हैं, आप देखिए, इस टॉपिक को मैं आगे भी काफ़ी अच्छे से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। फ्रांस में या फिर यूरोप में जो जगह जगह पर टाउन सिटीज़ थे या स्टेट्स थे, वहाँ पे वेट्स और मेजर्स अलग होता था। जैसे मतलब कि अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो आप समझने की कोशिश करो कि सपोज़ दैट हमारे पास में जैसे मैं दिल्ली में हूँ और कोई पर्सन जो है वो हरियाणा में रहते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर मेरे यहाँ पे 30 रुपए में मुझे 1 किलो चीनी मिल रही है, ओके, तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि मतलब मेरे यहाँ पे अगर मान लो 1 केजी मुझे 30 रुपीज़ का मिल रहा है, और अगर दूसरी जगह पर वही सेम 1 केजी मुझे 35 रुपीज़ की मिल रही है, तो ऐसे सिनेरियो में मैं सामान वहाँ पर दूसरे स्टेट में अगर पहुँचाऊँगी तो उसमें मुझे
कभी प्रॉफिट हो सकता है और कभी लॉस हो सकता है। तो ऐसे ट्रेड एक्टिविटीज़ जो थी पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को अपने देश के अंदर अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारी इंपोर्ट है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत आसानी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर, जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे ओथ्स ली गई। अब सीधी सी बात है ना, लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो रेवोल्यूशन करेंगे तो एक अंदर हमारे जागरूक हो जाता है सब कुछ कि अरे हाँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो कई सारे हाइम्स बोले गए, जैसे श्लोक्स बोले गए, ठीक है, देश की भावना को जगाने के लिए। और जो मार्टियर्स थे, मार्टियर्स मतलब जो शहीद थे, उनके नामों को कमेमोरेट करवाया गया। कमेमोरेट मीनिंग इज मार्टियर्स नेम्स वर कमेमोरेटेड, दैट इज उनके नाम को दीवारों पर गुदवाना, ताकि लोग याद रखें कि हाँ, देश की इस जंग के अंदर ये रेवोल्यूशनरी शहीद हो गया था, तो लोग उसको आने वाले समय तक याद रखें। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक मेजर्स थे, स्टेप्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लिए गए नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब हम आगे आ जाते हैं कि जो रेवोल्यूशन है, आप जानते हो, वो बढ़ता चला गया। रेवोल्यूशन बढ़ा तो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ जनरेट हुई देश के अंदर। अब वो दूसरी एक्टिविटीज़ क्या थी? जैसे वेरियस पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड, अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगी, जिसमें कि आपका जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा मेन था और सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसके लीडर कौन बने थे? आपको याद होगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए, रेवोल्यूशनरीज़ के मन में एक बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि हम जंग कर कर ही, हम वॉर कर कर ही जो है अपनी सत्ता बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो राजा है वो हमेशा हमें ऐसे ही कंट्रोल करता रहेगा। तो धीरे धीरे करके वो जो आर्मीज़ हैं वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली में फैलती चली गई, और रेवोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता चला गया पूरे के पूरे यूरोप में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। नेशनल असेंबली कन्वेंशन में बनी, ठीक है, फिर कन्वेंशन के बाद में डायरेक्टरी रूल आया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया ड्यू टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि कभी लीडर्स की आपस में बनी नहीं, या फिर जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने इनके ऊपर हमला किया था उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो है हमेशा डिसेबिलिटी सी बनी रही पॉलिटिकल सिस्टम में। एंड आफ्टर दैट द पावर वॉज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन 1804। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी वही रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अपनाए जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अपनाए थे, लेकिन इसने दो बातें जोड़ी, जो ये थी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जितने भी गरीब लोग हैं हम प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी लोगों के पास में थोड़ी थोड़ी लैंड होगी तो सब लोग उस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि पहले जो स्मॉल पीजेंट्स थे, ये सभी थे, ये सब एज टेनेंट लैंडलॉर्ड्स के लैंड पे काम किया करते थे। और दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, के कानून की नज़र में हर एक इंसान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ये दो नई बातें हैं, और वेट्स और मेजर्स पे इसने भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था, ताकि ट्रेड एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ती चले, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश की हो पाए। अच्छा, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया या उसकी आर्मी आई, तो शुरू में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सबको ऐसे लग रहा था कि हाँ जी, यही हमारे हार्बिंगर्स हैं। हार्बिंगर्स का मतलब होता है शुभ चिंतक। ये लिबर्टी के, मतलब ये फ्रीडम के शुभ चिंतक हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी वो दुख में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी हार्ड आइडियोलॉजीज थी। वो चाहता था लोगों को कंट्रोल करना, कि लोग उसके आइडियाज़ को बस फॉलो करें किसी भी तरीके से। तो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी वो बिल्कुल हार्म हो गई थी, क्योंकि किसी को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ओके। सेंसरशिप लगा दी थी कि मीडिया या कोई भी पर्सन कुछ भी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं छाप सकता। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर एक देश है जिसमें आपको सेंसरशिप अगर आपके ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर लगाई हुई है, तो फिर आप चाहकर भी अपने आइडियाज़ को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और ना ही कभी कोई जान पाएगा कि जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए अच्छा काम कर रही है या फिर वो हमारे लिए बुरा काम कर रही है। और लास्ट है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ज़बरदस्ती जो यूथ थी, यंग बॉयज़ थे, अडल्ट्स थे, उनको आर्मी में भर्ती करवाना शुरू किया, क्योंकि इसका मोटो था कि हम वॉर करके ही टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ला पाएंगे। सो दैट इज़ वाई ज़बरदस्ती लोगों की आर्मी में भर्ती, जो कि उनको मरने पर मजबूर कर रही थी। परिवार वाले इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
तो ये इसके रिएक्शंस थे कि पहले लोग खुश थे और बाद में वो सभी दुखी हो गए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम कोशिश करते हैं जल्दी इसका नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों के सामने लेके आने की।